अस्सलाम वालेकुम। वेलकम गाइस। आज के जो हमारा टॉपिक है वो नॉर्मलाइजेशन है। और आज शुरू करते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि क्या है और क्या उसके अंदर टाइप्स हैं, किस तरीके से बेसिकली काम हो रहा होता है। अच्छा, तो आउटलाइन में आज हम क्या क्या कवर करेंगे, उसमें नॉर्मलाइजेशन का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। नॉर्मल फॉर्म्स, डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म से फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, उसके अलावा थर्ड नंबर फॉर्म, उसके अलावा BCNF। तो ये हमारे पास जो है डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो कि हम नॉर्मलाइजेशन के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले प्री रिक्विजिट के अंदर फंक्शन डिपेंडेंसी वो अहम है। तो आई होप जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उससे पहले आप ये टॉपिक समझ चुके होंगे। तो सबसे पहले भाई, नॉर्मलाइज, वाई नॉर्मलाइज, नॉर्मलाइजेशन हम क्यों यूज़ करते हैं, उसका क्या फ़ायदा है। तो वाई नॉर्मलाइज, उसके अंदर अगर हम बात करें नॉन एटॉमिक वैल्यूज़ की। अब नॉन एटॉमिक वैल्यूज़ किसको कहते हैं? मल्टी वैल्यूड हो, जो कि सिंगल बेसिकली, जिस तरीके से हम इस चीज़ को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मल्टी वैल्यूड क्या होती हैं, सिंगल वैल्यू क्या होती हैं, कोई फैक्ट हो, सिंगल फैक्ट हो। तो बेसिकली जो मज़ीद आपके जो है डिवाइड आप ना कर सकें, या वो वेरी करता है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन। तो नॉन एटॉमिक वैल्यू वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि मल्टी वैल्यूड होती हैं, एक से ज़्यादा वैल्यू हो। तो अब कॉम्प्लेक्स, अब उसमें नॉर्मलाइजेशन के बारे में हम क्यों देख रहे हैं कि भाई नॉर्मलाइज हम करते हैं, क्योंकि नॉन एटॉमिक वैल्यूज़ को जब आप डेटाबेस के अंदर रखेंगे उसको हैंडल करना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स कोड आपको लिखना पड़ेगा। जब आप लेट सपोज आपके पास मल्टी वैल्यूड पड़ी हुई है, मल्टी, और उसको आप जो है उससे आपने कुछ डिराइव करना है, या उसको मज़ीद डिवाइड करके उससे आप चीज़ें ला रहे हो, तो फिर वो उसके लिए आपको कॉम्प्लेक्स कोड लिखना पड़ेगा। और सेकंड वन जो है वो परफॉर्मेंस इम्पैक्ट आएगा। ऑब्वियसली आप जब उस पे एक मल्टी वैल्यूड पे जब कोड चलाएंगे या उस पर परफॉर्म करेंगे, तो एक सिंगल अगर फैक्ट है कि या आप ये कहें कि सिंगल वैल्यूड है, वो आप लेकर आना चाह रहे हैं, आसानी से आ सकते हैं। मगर जब आप मल्टी वैल्यूड से काम कर रहे हैं, उसमें से आपको अगर आपको चीज़ चाहिए तो उस पर कॉम्प्लेक्स कोड भी लिखना पड़ेगा, साथ में आपको जो है परफॉर्मेंस का फ़र्क पड़ेगा अगर आप इन दोनों कंडीशन इसको कंपेयर करें, सिंगल वैल्यू लेकर आने में और मल्टी वैल्यूड जो है उसमें से अगर आपको कोई चीज़ चाहिए सिलेक्टेड स्पेसिफिकली उसमें से ड्राइव करके आए या उसमें से निकाल के और वो लाएँ, तो फिर परफॉर्मेंस पे इशू आएगा। और उसके बाद फिर हमारे पास है नॉर्मलाइजेशन। ज़्यादातर जो हम कर रहे होते हैं वो रिडंडेंसी की वजह से, कि रिडंडेंसी की वजह से हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है आना शुरू हो जाती हैं। अब सपोज़ कि सेम फैक्ट स्टोर्ड मल्टीपल टाइम्स, सपोज़ अगर हमें बात करूं, हमारे पास है एक एज का कॉलम है, एक लेट सपोज बर्थ डेट है, सपोज हमारे पास बर्थ डेट है, एक नेम है। तो ये दो कॉलम है, तो वो क्या बेसिकली हर इंडिविजुअल सेल अपने पास जो है वो फैक्ट स्टोर कर रहा होता है। ठीक है। तो सेम फैक्ट अगर मैं ये बात करूं कि एक लेट सपोज डेट ऑफ बर्थ है और वो रिपीट हो रही है, सही है, मल्टीपल टाइम्स वो पड़ी हुई है, और बंदे का नाम भी मल्टीपल टाइम्स पड़ा हुआ है। तो एक जगह पर एक टेबल की अगर हम बात करें, तो वो बेसिकली क्या है, सेम फैक्ट स्टोर्ड मल्टीपल टाइम्स। अब इफेक्ट कौन सा था? नेम था, वो मल्टीपल जगह पे आपने रखा हुआ है, से उसकी रिपीटेशन हो रही है। या कोई और भी फैक्ट टेबल में से कोई सेल की वैल्यू उठा लें। और दूसरी बात, आपको स्टोरेज जो है, स्पेस वेस्टेड, ज़्यादा जितनी रिपीटेशन होगी, जितनी डेटा की रेडंडेंसी होगी, इतना स्पेस आपका ज़्यादा हो गया। ऑब्वियसली ये तो बात मानने की कि आजकल की दौर में तो स्टोरेज की इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अगर उस हिसाब से उस वे में देखा जाए तो फिर हमारा जो है फजूल में जो है स्पेस ज़ाया और होता है। उसके अलावा ऑब्वियसली परफॉर्मेंस इम्पैक्ट आएगा जब चीज़ें रिपीट हो रही होंगी हर जगह पर, तो उससे परफॉर्मेंस के भी इशू आएंगे। और साथ ही में हमारे पास है कि पॉसिबिलिटी है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि भाई मैं तो समझता हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट आएगा डेटा का, जहाँ पर आपकी रिडंडेंसी हो, कहीं पर जो है डेटा कुछ और पड़ा हुआ हो, कहीं पे आपने अपडेट कर दिया, कहीं पे नहीं करा, या कहीं से आप उठा रहे हो वो लेटेस्ट है या पुराना है, तो बहुत सारे ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं डेटा के अंदर।
और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि इनकंसिस्टेंसी आती ही रिडंडेंसी की वजह से। तो हम कह सकते हैं इस काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग, मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है डेटा को। और उसके अलावा ड्राइव फैक्ट्स कुछ होते हैं, स्पेशल केस ऑफ रिडंडेंसी ये कहलाती है, जिसके अंदर वो बेसिकली रिपीट हो रही थी। अब जैसे हम बात करें कि भाई जिस तरीके से एज एक फैक्ट है, और एज फैक्ट जो है वो आप जो है वो डिराइव भी कर सकते हो। मींस बर्थ ऑफ डेट, DOB, डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपका डेटाबेस के अंदर है, टेबल के अंदर स्टोर्ड है, और उससे आप जो है एज पता कर सकते हो। अगर हम बात करें कि एज जो है वो एज ए ड्राइव, इसको हम फैक्ट लें, तो वो स्पेशल केस ऑफ रिडंडेंसी आ जाती है कि भाई जब हम डेटाबेस सॉरी डेटा ऑफ बर्थ ले ही रहे हैं, वो हमारे पास है, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं एज को। तो क्या ज़रूरत है हमें वो उस टाइप की जो है रिडंडेंसी रखने की, या वो चीज़ हम रख रहे हैं क्या किस्म की, वो भी एक्चुअल डेटा तो नहीं है, मगर उससे हम जो है वो सेम चीज़ें रिलेट कर सकते हैं। उस बर्थ ऑफ डेट से वो सारी चीज़ें हम एज आराम से निकाल सकते हैं। तो हम दो दो चीज़ें क्यों रख रहे हैं? अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है। लोग बहुत दफ़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई जहाँ जहाँ पर रिपीटेशन हो रही है वैल्यूज़ की, तो वो रिडंडेंसी है। भाई ये भी बात दुरुस्त नहीं है कि हर दफ़ा ये नहीं होता कि जहाँ पर रिपीटेशन हो रही हो वो रिडंडेंसी में आप शामिल कर दें। तो जिस तरीके से यहाँ पे एक सिनेरियो दिया हुआ है, देखें यहाँ पर है फर्स्ट नेम और हेयर कलर सॉरी। जैक का कलर है रेड, और जैन जो है उनके जो है वो हेयर का कलर है रेड। अब क्या ये डुप्लीकेट है? या मजीद अगर इसको हम देखें कि हमारे पास है, टेबल को हमने रेड कलर के लिए अलग से टेबल सॉरी इस टेबल कलर्स के लिए हमने अलग से टेबल बना दिया, और उसके अंदर जो प्राइमरी की है वो हमने उस लिस्ट के अंदर जहाँ पे फ्रेंड नेम है वहाँ पर हमने एज अ फॉरेन की यूज़ करी हुई है। अब यहाँ पर अगर देखें जैक हैज़ रेड हेयर्स, अब ये कैसे पता चला कि जैक जो है, अब अगर इसको यहाँ इसको आप देखें, इसको मजीद जो है इनहांस करके ये लिखा इसको बनाया गया और इस टेबल को बनाया गया। तो यहाँ पर अगर देखें जैक जो है, यहाँ पे प्राइमरी की है थ्री थ्री किसकी है भाई रेड कलर की, ऐसे जैन की। तो ये यहाँ पर जो है उसका स्पेसिफिकली रिकॉर्ड जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है कलर की टेबल के अंदर। तो अब यहाँ पर देखें जैक हैज़ रेड हेयर और जैन हैज़ रेड हेयर, दोनों के जो है हेयर के कलर रेड हैं। और यहाँ पर भाई ये जैक है ये जैन है, तो आप किस तरीके से कह सकते हैं कि ये डुप्लीकेशन है? ये रिडंडेंसी नहीं है, ये डुप्लीकेशन नहीं है। तो हर जगह की आप चीज़ों को आप जो है इस तरीके से नहीं कह सकते कि भाई अब किसके बेसिस पे कह रहे हैं भाई ये जो है जैक के कलर है, जैक एक अलग बंदा है, एक अलग एंटिटी जो है वो है। यहाँ पर हमारा जैन जैन है वो अलग एंटिटी है, और उसका हेयर कलर दूसरा, मतलब सेम है, कलर सेम है, मगर एंटिटी तो अलग है। तो खैर ये डुप्लीकेशन नहीं है। अगर मज़ीद आप इसको देखें, यहाँ पर रिपीटिंग अ वैल्यू इज़ नॉट रिडंडेंट, पहले ही मैंने कहा। अब जिस तरीके से वही बात है कि ये दोनों नो डुप्लीकेट्स, ये डुप्लीकेशन नहीं है। ये जैक का कलर है और जेन का कलर है, और ये रिडंडेंसी नहीं है जिसको आप रिपीटेशन को आप कहते हैं कि भाई रिडंडेंसी प्रॉब्लम है। उसके अलावा रिडंडेंसी मिसकॉन्सेप्शन में ये बात है कि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि रिडंडेंसी ख़राब चीज़ है, और हर जगह ये ख़राब चीज़ नहीं होती। अगर आप डेटाबेस के अंदर देखें उसको जितना एक्सपीरियंस करेंगे आपको थोड़ा सा जो है पता चलेगा, आप एक्सप्लोर करेंगे उतना आपको ज़्यादा पता चलेगा कि भाई एक्चुअली हर जगह रिडंडेंसी में एक बुरी चीज़ नहीं है। जिस तरीके से हम कहें रिडंडेंसी कैन हेल्प परफॉर्मेंस, एक ये चीज़ है। देखें एक जगह हमने पढ़ा कि भाई परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आता है, सही है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई रिडंडेंसी जो है वो हेल्प करती है परफॉर्मेंस में। ऑब्वियसली देखें अलग अलग सिनारियों में अलग अलग कंडीशंस के बेसिस पर। अब अगर मैं बात करूँ रिडंडेंसी किस तरीके से हेल्प परफॉर्मेंस में करती है, भाई सपोज अगर हम कहें कि ऐसी चीज़ें हैं, अब आपका ऐसा डेटाबेस है जहाँ पर आपको कोई स्पेसिफिकली कोई एक कॉलम चाहिए या कोई एक एट्रीब्यूट चाहिए, जो कि आप उसके लिए आपको 2-3 और टेबल के साथ जॉइन लगा के फिर वहाँ से लेकर आना होगा, सही है। बाकी टेबल जो है एक है उससे आपकी बाकी इंफॉर्मेशन चाहिए, बाकी जो एक सिंगल एट्रीब्यूट है जो कि आपको 2-3 टेबल्स के साथ जॉइन लगा के फिर वहाँ से ला कर देना है। मतलब वो क्यूरी बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। अगर
उसकी जगह जिस टेबल के साथ आप लगा रहे हो और उसके अंदर पॉसिबल हो तो आप उसको वहाँ पे रिडंडेंट कर दो, उसको उसकी रिडंडेंसी क्रिएट कर दो, मीन्स उसको रिपीट कर दो, उसको वहाँ पर रख दो, उसको कॉपी रख दो। और ये बाज़ दफ़ा मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, जब हम जो है वो बेसिकली डेटाबेस के अंदर काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं जाना होता। ज़्यादा जितने भी जॉइंट ज़्यादा लगेंगे इतने क्यूरी आपकी जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। तो अगर उसी एक सिंगल टेबल में अगर पॉसिबिलिटी है, अगर आप वही चीज़ वहाँ पे रख के वहाँ से लेकर आ सकते हो, तो वहाँ पर परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा मतलब अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी अगर आप रिडंडेंसी को समहाउ यूज़ कर लेते हैं तो। ड्राइव डेटा मे बी इम्पॉसिबल टू ड्राइव अगेन लेटर। अच्छा, समहाउ कभी-कभी ये भी होता है, जिस तरीके से आप देखें मैंने ऐज की बात करी थी और डेट ऑफ बर्थ से हम ऐज को ले जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम जिस तरीके से कह रहे थे कि क्या ज़रूरत है ऐज को रखने की। अब ये है यहाँ तो ईज़ी है कि भई डेटाबेस की डेट ऑफ बर्थ में से आप ऐज निकाल सकते हो। कहीं पर ऐसा भी है कि अगर आपको कोई चीज़ ड्राइव करनी हो किसी और चीज़ में से, और समहाउ कहीं पर जो है वो आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाती है। सही है, तो फिर आप उस चीज़ को ड्राइव नहीं कर सकते किसी और चीज़ में से, फिर आप क्या करेंगे? फिर आपको रिडंडेंसी का ही जो है वो फ़ायदा लेना होगा। ठीक है? उसके बाद जो है हमारे पास है ड्राइव डेटा मे बी टू एक्सपेंसिव टू ड्राइव एवरी टाइम। ये भी बात ठीक है कि अब देखें हर दफ़ा अगर आपकी एक जो है क्यूरी है जो कि लाखों रिकॉर्ड्स से गुजरते हुए आपको कोई डेटा निकाल के दे रही है और वो ड्राइव डेटा है। सपोज़ हम बात करें भाई, मेरा अकाउंट सपोज़ मैंने 2005 में अकाउंट बनवाया, बैंक का अकाउंट, और उससे जितनी भी ट्रांज़ैक्शन आज तक हुई और उसका सपोज़ अभी मैं बैलेंस चेक करना चाह रहा हूँ, तो क्या वो बैंक इस तरीके से करेगी मेरी प्रीवियस सारी ट्रांज़ैक्शन को? एक अभी मैंने रिक्वेस्ट करा, मैंने करंट बैलेंस देखना है और करंट बैलेंस देखने के लिए वो पीछे क्यूरी लगाए या पीछे जो ट्रांज़ैक्शन हो उसमें फिर सॉरी क्यूरी जो हो वो बेसिकली क्या करेगी, पूरी जितनी भी ट्रांज़ैक्शन मेरी हो चुकी हैं प्रीवियस 2005 से, उसको कंप्यूट करना शुरू कर देगी कि होते जाकर हमारा फाइनल बैलेंस जो है, मेरा करंट बैलेंस क्या बना। तो ये बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि अगर डिफरेंट जो भी बैंक्स हैं और उन्होंने सिस्टम बनाया हो इस तरीके से, जब भी कभी मुझे करंट बैलेंस चेक करना हो तो उसके लिए वो प्रीवियस सारी ट्रांज़ैक्शन को देखे, उसके बेसिस पे जो है वो कैलकुलेट करके फिर मुझे बता दे कि भई आपका करंट बैलेंस है। व्हाट अबाउट कि अगर 2005 से 2000 से लेकर आज तक जितने भी अकाउंट्स बने, सिर्फ़ मेरे नहीं उसके अलावा बहुत सारे लोगों के, तो जब वो एक साथ बहुत सारे ट्रांज़ैक्शंस हो रही थी, बहुत लोग जो है सिस्टम को एक्सेस कर रहे होते हैं। उस टाइम पे जब लोग उसको एक्सेस करेंगे और करंट बैलेंस चेक करना चाह रहे हैं, सपोज़ 100 लोग हैं, वो चेक करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए वो प्रीवियस जितनी जहाँ जब से अकाउंट बना तब से लेकर आज तक सारी ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट होंगी। फिर जाके वो ड्राइव करेगा फाइनल जो है वो हर किसी का बैलेंस, तो सिस्टम तो वहाँ पे जो है वो काम करना शायद या तो परफॉर्मेंस लो होगी उसकी या वो काम नहीं कर पाएगा। तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा कि वहाँ पर आप इतनी कैलकुलेशन कर रहे हो, बजाय वो विद इन अ माइक्रो सेकंड्स के अंदर आप अगर उस अपने जो है करंट बैलेंस को स्टोर करवा देते और वहाँ से आप लेकर आ जाते। ठीक है, तो समटाइम्स ये भी बड़ा एक्सपेंसिव होता है कि आपको जो है हर टाइम जो है आप डेटा को ड्राइव करें। अच्छा, अब दूसरी बात है कि हमेशा रिडंडेंसी अच्छी भी नहीं होती। अब अनकंट्रोल्ड रिडंडेंसी जो है वो बहुत ख़राब है। वो क्या करती है, डुप्लीकेशन, तो फिर उससे कंसिस्टेंसी भी आ रही होती है, इनकंसिस्टेंसी सॉरी। अब वहाँ पे जहाँ पे डुप्लीकेशन हो, अब देखें आप उसको जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते रिडंडेंसी, वो प्रॉब्लम लाएगी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, डुप्लीकेट डेटा को मार्क कर दो, और अगर डिराइव डेटा लेकर आ रहे हो उसको भी आप मार्क कर दें, और इनकंसिस्टेंसी से अवॉइड करें, और उससे आप जितना हो सके बचे रहें, और फिर इसी चीज़ से हम जो है बाहर निकल के आ सकते हैं। अनकंट्रोल रिडंडेंसी जो है वो उससे हम जो है उसको रिडंडेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास है प्रॉब्लम्स।
कि किस टाइप की प्रॉब्लम है, डेटा अनोमलीज। एनोमलीज के अंदर हमारे पास है क्या है, ड्यू टू रिडंडेंसी, रिडंडेंसी की वजह से इनकंसिस्टेंसी भी आ रही होती है, हमने वो भी देखा। अब उस रिडंडेंसी की वजह से हमारे पास ये भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं, इंसर्शन डिलीशन के प्रॉब्लम्स और अपडेशन। ठीक है, अब ये वो बेसिकली हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम जब अपनी डेटा के अंदर देख रहे होते हैं, जब रिपीटेशन होती है, तो इन रिपीटेशन की वजह से ये वाले प्रॉब्लम जो है आना शुरू हो जाते हैं। अब जिस तरीके से हम ये आप अगर टेबल देख रहे हैं और इस टेबल को ये जो है सिल्वर बुक जो है डेटाबेस का, वहाँ से हमने लिया है, तो इसके अंदर हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंसर्शन डिलीशन अपडेशन एनॉमलीज किस तरीके से। भाई सपोज अगर मैं बात करूं इंसर्शन की, यहाँ पे देखें इंस्ट्रक्टर की भी जो है डेटा है और साथ में डिपार्टमेंट की भी। इंस्ट्रक्टर की का नेम क्या है, सैलरी क्या है, किस डिपार्टमेंट में काम करता है, और वो डिपार्टमेंट कौन से बिल्डिंग से जो बिलोंग करता है, उसका बजट क्या है, बला बला जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात यह है कि सपोज हम एक नया डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। सपोज यहाँ पे ABC है, डिपार्टमेंट न्यू इंट्रोड्यूस हुआ, किस बिल्डिंग से बिलोंग करता है वो सारी, और बजट क्या है सपोज। अब वो चीज़ हमारे पास तो आ गई, मगर व्हाट अबाउट बाकी सैलरी नेम आईडी हमारा नल जाएगा, सही है, एम्प्टी जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है भाई। यहाँ तो ये करें कि डिपार्टमेंट अब उस लेट सपोज कोई भी कंपनी है जिसके अंदर डिपार्टमेंट बना है, मगर उसका एम्प्लॉय हायर नहीं हुआ। अब वेट कर लें जब तक एम्प्लॉय हायर हो जाए, तब तक जो है हम सिस्टम के अंदर एंट्री ना करें। या तो एक ये है, या दूसरा सपोज दूसरी कंडीशन में अगर मैं बात करूं कि सपोज अभी हमने बंदा हायर कर लिया है किसी और डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाला, जो कि यहाँ पे डिपार्टमेंट अवेलेबल नहीं है। अब बंदे को यहाँ तो तब उसकी एंट्री करो, या तब उसको हायर करो जब तक आपका डिपार्टमेंट नहीं बनता। तो ये दोनों देखें डिपेंड कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये वाली प्रॉब्लम आ रही है कि एक चीज़ अगर डिपार्टमेंट है वो तब तक इंटर नहीं कर सकते जब तक आपका एम्प्लॉय नहीं है, या एम्प्लॉय है तो आप डिपार्टमेंट नहीं है, तो फिर दोनों चीज़ें, ये मसला आ रहा है इंसर्शन एनोमली का। अगर हम बात करें अपडेशन की ना, कि अगर आप अपडेट करना चाह रहे हैं, सपोज आप जो है अपडेट करना चाह रहे हैं, मैं अगर बात करूँ फिज़िक्स की, डिपार्टमेंट नाम फिज़िक्स को आप इसकी स्पेलिंग चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ और भी करना चाह रहे हैं सपोज, तो आप जो है फिज़िक्स यहाँ पे अपडेट कर दिया आपने, ठीक है। और मगर आप दूसरी जगह पर यहाँ जो है आप भूल गए। यहाँ ले सपोज हमारे पास कंप्यूटर साइंस है, आपको पता है कि दो तीन जगह है, तो आपको मैन्युअली चेक करना पड़ेगा, या आपको पता होना चाहिए। और उस टाइम पे जब आप अपडेट कर रहे हो तब आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे वो चीज़ पड़ी हो। तो अगर आपने यहाँ पे भी अपडेट कर दिया, यहाँ के अगेंस्ट भी आपने अपडेट कर दिया, सही है, और यहाँ पे आप भूल गए, ठीक है, तो अगेन अब देखिए रिडंडेंसी है, रिपीटेशन हो रही है, तो इशू तो आएगा ना, मतलब वहाँ पर आपके जो है अपडेशन एनोमली आएगा। अगर आप सपोज अगर हम बात करें कि यहाँ पर आइंस्टाइन जो है वो बंदा है, और वो फिजिक्स डिपार्टमेंट में काम करता है, और ये बिल्डिंग है, ये बजट है। अब आइंस्टाइन को हमने फायर कर दिया सपोज, ठीक है। अब आइंस्टाइन को फायर किया तो उसका मतलब है कि हम जो है फिजिक्स को भी निकाल दें, सपोज फिजिक्स भी इसके साथ चला गया। अगली बार हमने क्या किया, गोल्ड बंदे को भी फायर कर दिया, सही है। अब वो बंदा गया, सॉरी ये इंस्ट्रक्टर है, आई थिंक इंस्ट्रक्टर यहाँ कह सकते हैं आप, बिल्कुल ये इंस्ट्रक्टर है, और इंस्ट्रक्टर यहाँ मैं एम्प्लॉय बार बार कह रहा था। तो आपने अगली बार गोल्ड को भी यहाँ से निकाल दिया, ठीक है, इस रिकॉर्ड में से इसको निकाल दिया, और फिर आपका फिजिक्स डिपार्टमेंट ही जो है वो ही चला गया। भाई होना ये चाहिए था कि जैसे इंस्ट्रक्टर आइंस्टाइन और इंस्ट्रक्टर गोल्ड जाने चाहिए थे, उसके साथ हमारा डिपार्टमेंट जो है वो तो एग्जिस्ट करता है ना उस कंपनी के अंदर, तो वो नहीं जाना चाहिए था। तो ये देखिए इंसर्शन अपडेशन और डिलीशन के जो है वो ये इस टाइप के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम एनोमलीज कहते हैं। अब एग्जाम्पल के अंदर सपोज हम देखें, हमारे पास है कोर्स कोड है, कोर्स वेन्यू है, इंस्ट्रक्टर नेम है, इंस्ट्रक्टर फ़ोन नंबर है। इसमें भी ये सारी प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी। ये आपके लिए है कि आप इसको जो है फाइंड करें इस एग्जांपल के अंदर कि क्या एनोमलीज हैं इसके अंदर, और वो
क्यों हम जो है क्यों ज़रूरत पड़े जो हम इसको जो है मज़ीद डिवाइड करें। तो जिस तरीके से यहाँ देखें ना, यहाँ पर नंबर है प्रोफेसर जॉर्ज का, ये 2 जगह पे, अगर एक जगह से अपडेट किया दूसरी जगह नहीं किया, अपडेशन एनोमली, इंसर्शन एनोमली भी देख लें, डिलीशन एनोमली वो किस तरह होती है, तो वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए कि जब इन प्रॉब्लम्स को फिर आप हैंडल करना चाह रहे हो तो फिर क्या करते हो, आप उनकी डिकम्पोजिशन करते हो। आप क्या करते हैं, उस टेबल को मज़ीद 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स के जो है अंदर डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे टेबल 1 और टेबल 2 डिवाइड कर दिया, तो वो वाली प्रॉब्लम हम जो है अवॉइड कर सकते हैं। जस्ट एग्जांपल है। तो हमारे पास देखें, सिल्वर की बुक में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आपको वो देखना भी चाहिए कि वहाँ पे लॉसलेस डिकम्पोजिशन और लॉसी डिकम्पोजिशन 2 किस्म की चीज़। अब जहाँ पे आप लेट्स सपोज यहाँ पे 2 हमने टेबल रखी है, इसको डिवाइड किया। अब देखें, अगर हम इसमें इन चीज़ों में अगर हमारा डेटा लॉस नहीं हो रहा, तो लॉस लेस डिकम्पोजिशन कहलाती है। जहाँ पर आपका डेटा डेटा का लॉस हो रहा हो, जैसे पता अगर इन दोनों को मिला के हम वापस उसमें कर दें तो हमारा डेटा लॉस हो गया, तो वो लॉसी डिकम्पोजिशन। जिसमें हमारा डेटा लॉस ना हो वो लॉस लेस डिकम्पोजिशन। तो इफेक्टिव कौन सी है, जब हम डिकम्पोजिशन कर रहे होते हैं या नॉर्मलाइजेशन कर रहे होते हैं, तो हमारी लॉस लेस डिकम्पोजिशन जो है वो फ़ायदेमंद होती है, लॉसी डिकम्पोजिशन किसी काम की नहीं। अच्छा, तो हमने देखा कि कैसे हम नॉर्मलाइजेशन क्यों करते हैं। अब कैसे करेंगे उसके स्टेप्स हैं कि आपके पास अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म होगा और उसको मज़ीद आपको नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, थर्ड में, ऐसे चलते चलते आप जो है BCNF फोर्थ और वगैरह वगैरह जो है यहाँ तक आएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि ज़्यादातर लोग जो प्रेफर करते हैं कि हमारी जो कोई भी टेबल को जो है डेटाबेस के अंदर टेबल्स हैं उनको जो है कम से कम जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जो है वो होने चाहिए। ठीक है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कम से कम होना चाहिए नॉर्मलाइजेशन करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म अप्लाई टू टेबल, बिल्कुल भाई वही हम बात कर रहे हैं कि वो टेबल पे अप्लाई होता है। इसके अलावा अगर डेटाबेस का नॉर्मल फॉर्म है तो इक्वल लोएस्ट नॉर्मल फॉर्म ऑफ ऑल इज टेबल। कोई डेटाबेस है वो नॉर्मल फॉर्म में है तो इट मीन्स कि उसकी सारी टेबल्स जो हैं वो किसी न किसी जो है वो नॉर्मल फॉर्म में ज़रूर होंगी, किसी कोई थर्ड में फोर्थ में, मगर जो है कम से कम थर्ड फॉर्म होना चाहिए। अब कब नॉर्मलाइज करना है हमें, और नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है कब हम कर रहे होते हैं बेसिकली। अच्छा, तो सबसे कॉमन कि जब हम पहले भी देख चुके हैं, एंटिटी रिलेशनल मॉडल को हम रिलेशनल टेबल्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर रहे होते हैं, और ये हम कर चुके हैं। उसके बाद हम नॉर्मलाइज रिलेशनल टेबल्स को जो हम कन्वर्जन कर चुके हैं ER से टू रिलेशनल टेबल रिलेशनल स्कीमा के अंदर, अब हम क्या कर रहे हैं, उनको नॉर्मलाइज करेंगे, उन टेबल्स को जो हमने कन्वर्ट करी हैं। अब यहाँ पे मसला क्या है, अब इस कंडीशन में अगर आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो चेंजेस जो है वो हमेशा कांस्टेंट होती हैं, चेंज आ सकता है। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से वापस जाना पड़ेगा, ERD मॉडल बनाना पड़ेगा, जो रिवाइज किया आपने रिवाइज करना पड़ेगा। उसके बाद फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रिलेशन टेबल्स के अंदर, फिर आपको नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। ये इसका नुकसान है कि आपको ER में वापस जाना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है, आप एंटिटी रिलेशनल मॉडल को ही नॉर्मलाइज कर दो और फिर नॉर्मलाइज को आप जो है सॉरी ER मॉडल को जो नॉर्मलाइज्ड है उसको आप रिलेशनल टेबल्स के अंदर कन्वर्ट कर दो। अब इसका नुकसान क्या है, नॉर्मलाइजेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, और फिर आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हर ऑब्जेक्ट आप जो है वो वहाँ पे टेबल बनता है, जिस तरीके से रिलेशनल एंटिटी सेट हो गया, एंटिटी टाइप, उसके अलावा रिलेशनल टाइप हो गया, रिलेशनशिप टाइप, तो उनके लिए आप जो है वो अलग अलग से टेबल बनाएंगे, ये वो तो थोड़ा सा वो आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं सबसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होता क्या है। रिक्वायरमेंट्स, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसको देखते हैं कि अगर ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं, इट मीन्स हमारा जो है वो पहले फॉर्म में
वो टेबल है। अच्छा, यहाँ पर टेबल मस्ट हैव की, देखिए अननॉर्मलाइज फॉर्म से हम जब नॉर्मलाइज फॉर्म में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेकर आना चाह रहे होते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस टेबल के अंदर की होना लाजमी है। सही है। अब जैसे कि बार बार हम बहुत सारी कीज कर चुके हैं, अब सपोज मैं कह रहे हैं कि वो की जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करे इंडिविजुअल रो को, तो ये कह रहा है दैट ऑल एट्रीब्यूट्स डिपेंड ऑन, जिसपे बाकी रेस्ट ऑफ दी एट्रीब्यूट जो है वो डिपेंड कर रहे हो, तो वो की होना लाजमी है। ये फर्स्ट नॉर्मल का एक जो है वो रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट है एवरी कॉलम स्टोर एटॉमिक वैल्यूज, जैसे हम मल्टी वैल्यूड की पहले बात करी, नॉट एटॉमिक वैल्यूज या मल्टी वैल्यूड। तो ये कहता है कि हर कॉलम को एटॉमिक वैल्यूज जो है स्टोर करनी चाहिए, कंपोजिट नहीं होना चाहिए। मगर यहाँ पे बात आती है, ये कौन डिसाइड करेगा कि ये कंपोजिट है या मीन्स मल्टी वैल्यूड है या एटॉमिक वैल्यू है? तो वहाँ पर ये वेरी करता है। ये डेटा कौन सी आप यूज़ कर रहे हो, डिपेंड्स ऑन हाउ डेटा इज यूज, कैसे आप डेटा यूज़ कर रहे हो। कैसे का मतलब है कि अ, हर एप्लीकेशन के बेसिस पे वेरी करेगा, चेंज होगा। सपोज एक जगह पर आपको जो है यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल देख लें, हमारे पास एक इन्वेलप है, उसके बाहर जो बंदे का नाम है वो समाओ उसकी जो है एड्रेस लिखी हुई है। अब उसमें क्या है, उसका फुल नेम लिखा हुआ है। अब पर्सन है, पर्सन का सिक्योरिटी कोड नंबर है, उसके अलावा फुल नेम है। अब फुल नेम यहाँ पर अब देखें, ये एप्लीकेशन है जो कि लेट सपोज एड्रेस लिखती है ना इन्वेलप के बाहर, ठीक है। यहाँ पर हमें इस सिनारियो में ये फुल नेम क्या है, एटॉमिक वैल्यू है। मगर हम जब बात करें किसी और एप्लीकेशन की जो कि लेटर या समाव कुछ लिख रहा है और वो क्या यूज कर रहा है, लास्ट नेम यूज कर रहा है डेव। अब हम लेट सपोज यहाँ पे इसको चाहिए ही क्या, सिंगल नेम लास्ट नेम, तो हम क्यों इसको जो है इसको हम फिर क्या कहेंगे, मल्टी वैल्यूड कहेंगे। और यहाँ पर अगर डेव से में दोनों चीज़ें मिल रही हैं, दोनों चीज़ें चाहिए और यहाँ पे हमने फुल नेम रख दिया तो यहाँ पे एटॉमिक वैल्यू। मगर जब आप बात आ जाए इस एप्लीकेशन के सिनेरियो के बेसिस पर, तो इसको सिंगल वैल्यू चाहिए, मींस एटॉमिक वैल्यू। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, पहले इस कंपोजिट में से मल्टी वैल्यूड में से उसको निकाल के ड्राइव कर मतलब सॉरी उससे जो सिलेक्टेड लास्ट नेम है वो निकाल के फिर यहाँ पे रख रहा है। तो ये अगर जो है इसके लिए थोड़ा सा उसको कोड करना पड़ रहा है या ये चीज़ करनी पड़ी। तो इस कंडीशन के बेसिस पर ये मल्टी वैल्यूड होगी। इस कंडीशन के बेसिस पर फुल नेम ही चाहिए इसको तो एटॉमिक वैल्यू होगी। तो एप्लीकेशन वेरी कर रहा है। अब अगर यहाँ पे देखिए फुल नेम को हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में डिवाइड कर दिया, तो ये इस तरीके से रहेगा। फिर अब ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग कॉलम में है तो फिर इसके लिए वो एटॉमिक रहेगा। तो ये चीज़ होनी चाहिए कि एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी करता है कि कैसे आप डेटा को यूज़ कर रहे हो। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में सपोज हमारे पास है इंस्ट्रक्टर नेम कॉलम, दूसरा कोर्स कोड। अब प्रोफेसर जॉर्ज जो है वो 2 कोर्सेज पढ़ा रहे हैं और एडकिन प्रोफेसर जो है वो एक कोर्स पढ़ा रहे हैं। अब बात ये है यहाँ पर कि हम फर्स्ट नॉर्मल इस चीज़ को इनकरेज नहीं करता, ये फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन की जो है वो वायलेशन हो रही है किस्म की कि भाई एक ही कॉलम के अंदर मल्टी वैल्यूड क्यों रखी है, मल्टी जो है वो वैल्यूड। तो यहाँ पर देखें यह भी वैल्यू है, यह भी वैल्यू है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको मज़ीद हमने यहाँ पर कर दिया इस तरीके से, ठीक है, ताकि रिपीटेशन जो है सॉरी रिपीटेशन नहीं बल्कि वो एक सिंगल जो है सेल के अंदर मल्टी वैल्यूड जो है वो नहीं पड़ी हों वैल्यूज़। तो यहाँ पर जिस तरीके से हमने उसको यहाँ पर रख दिया। अब देखें ये यहाँ पर अगर देखें तो उसका रूल कहता है कि मल्टी वैल्यू नहीं होनी चाहिए भाई फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अभी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में यहाँ पे ये चीज़ देखें कि ये बिल्कुल जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम ये चीज़ नहीं देख रहे कि वो बेसिकली रिपीटेशन कर रहा है। देखें वो चीज़ें हैं, इन रिपीटेशन की वजह से ही जो है हम बाकी चीज़ें देख रहे होते हैं, ठीक है। तो आगे हम नॉर्मल फॉर्म देखेंगे कि वहाँ पे और भी रिपीटेशन किस तरीके से कम होती जाएगी और कैसे होगा। तो आइए मज़ीद देखते हैं इसको हम।
यहाँ पर सेकंड नॉर्मल फॉर्म। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म जो है वो हमें क्या कहता है, फॉर अ टेबल टू बी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म दो कंडीशन हैं जो कि मिलनी चाहिए। ये पहली बात तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, एक शादी है। दूसरा, देयर इज नो पार्शियल डिपेंडेंसी। अच्छा, अब मैंने पहले ही कहा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा फंक्शन डिपेंडेंसी के बारे में। तो वहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है वो भी आपने उसके अंदर कवर करने होंगे। उसके अलावा पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, ये सारी चीज़ें। तो तभी आपको इसका, और कैंडिडेट डिफरेंट कीज जो है हमारे पास, स्पेशली सुपर की और कैंडिडेट की, तो ही आप ये चीज़ें जो है समझ सकेंगे सही से। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अब पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, उससे पहले नॉन प्राइम और प्राइम। अब नॉन प्राइम वो एट्रीब्यूट हैं जो कि प्राइम पे डिपेंड करते हैं। प्राइम एट्रीब्यूट पे क्या है, अब देखें, प्राइम एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट कहलाते हैं जो कि कीज होती हैं, ठीक है ना। कीज जिस तरीके से प्राइमरी कीज, कैंडिडेट की वगैरह वगैरह, तो जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती हैं इंडिविजुअल रो को, ईच रो को, तो वहाँ पर वो प्राइम एट्रीब्यूट कहलाते हैं, जो यूनिकली आइडेंटिफाई। जो एट्रीब्यूट नहीं जो है यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं वो नॉन प्राइम में जाते हैं। तो ये कहता है व्हेन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन अ पार्ट ऑफ अ कैंडिडेट की इंस्टीड ऑफ होल कैंडिडेट की। देखिए, हमने पहले भी चीज़ें देखी हैं, सुपर कीज, कैंडिडेट की, कंपोजिट की, प्राइमरी की, फॉरेन की। अब उसके अंदर एक कैंडिडेट की आती है, और कैंडिडेट की का आपको अगर अंदाजा होगा तो आप यहाँ पे इस बात को समझ सकेंगे कि जब एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मींस नॉन की एट्रीब्यूट जो है वो डिपेंड करता है कैंडिडेट की के किसी पार्ट पे, मींस किसी एक या दो इंडिविजुअल उसके एट्रीब्यूट पे, ना कि पूरी होल कैंडिडेट की पे। तो तभी ये जो है इसको हम कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी, जब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी कैंडिडेट की के किसी पार्ट, किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पे डिपेंड करता हो, ना कि पूरे कैंडिडेट की पे, तो फिर ये कहलाती है पार्शियल डिपेंडेंसी। और अगर एक चीज़ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है मगर उसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी है, तो हम कहेंगे वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है टेबल। तो वहाँ पर मेक श्योर के पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो, देन पॉसिबल होगा कि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म की जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करेगा। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में अगर यहाँ पर आप देखें, सपोज हम अगर बात करें रिलेशन की, हमारे पास एक रिलेशन है और रिलेशन के अंदर हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स हैं, और यहाँ पे आप अगर देखें तो ए और बी जो है ये दोनों डिटरमाइन कर रहे हैं किसको, डी को। ठीक है भाई, ए और बी वो वाले हमारे पास कॉलम कह सकते हैं, एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं, जिसकी हम वैल्यू देंगे तो हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि अब देखें, ए और बी जो है वो हमारे पास क्या है, कैंडिडेट की है। अब यहाँ पे जो है ए बी से हम डी ले रहे हैं। अब बात यह है, डी हम फाइंड कर रहे हैं ए बी से, ठीक है। ए बी दिया हमने, डी हमें मिल गया। मगर यहाँ पे जब ए बी एक है कंपोजिट की एज ए कैंडिडेट की, यहाँ पे देखें तो यहाँ पर अब अगर बी से आप सी जो है लेकर आ रहे हैं, ठीक है, ये सी और डी जो है हमारे पास क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, और ए बी जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट्स है। अब बी प्राइम एट्रीब्यूट है, उससे हम नॉन प्राइम फाइंड करके ला रहे हैं। अब बात यहाँ पे क्या है, देखें, क्लोजर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हमने देखा था, उसके अंदर बेसिकली जैसे कि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और ये पॉसिबल जो है एट्रीब्यूट ए बी से हम जो है वो ये बाकी एट्रीब्यूट्स ला सकते हैं। तो अब यहाँ पर चीज़ है क्या, ए बी जो है वो कैंडिडेट की है, और ए बी जो है हमारे पास है प्राइम एट्रीब्यूट्स, और ये सी डी जो है हमारे पास नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। बिल्कुल वही बात जो मैंने कही। अब यहाँ पे देखें, हमने कहा अगर ऐसा कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो के कैंडिडेट की के किसी पार्ट पे, किसी उसके एट्रीब्यूट पे डिपेंड करता हो, ना के पूरे पर। अब जिस तरीके से कैसे ये नॉन प्राइम में आते हैं सी और डी। अब सी जो है
वो नॉन प्राइम है और वो डिपेंड कर रहा है कैंडिडेट की, हमारी कौन सी है, ए बी। कैंडिडेट की किसकी कंपोजिट है, ए और बी की, दो एट्रीब्यूट्स की। मगर यहाँ पे सी सिर्फ डिपेंड कर रहा है बी पर। ठीक है, इस सिनारियो के अंदर में हम सपोज कर रहे हैं सी जो है नॉन प्राइम है, वो डिपेंड कर रहा है प्राइम एट्रीब्यूट बी पे, मगर बी इज अ पार्ट ऑफ अ कैंडिडेट की, इट्स नॉट अ होल कैंडिडेट की। सो अब जब पार्ट पे कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मीन्स जो है कैंडिडेट की के पार्ट या उसके एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा है, मगर पूरे पे नहीं डिपेंड कर रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एरो जो है बी से सी की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे मसला है, यहाँ पे क्या है, ये चीज जो है वो आपकी जो है सेकंड नॉर्मल फॉर्म की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर रही, उसके लिए ये चीज होना नहीं हो। फॉर्म मीन्स ये क्या कर रहा है, पार्शियल डिपेंडेंसी जो है वो यहाँ पे हो रही है, तो पार्शियल डिपेंडेंसी एलिमिनेट करनी है। तो भाई उसके लिए फिर क्या करें, उसके लिए यही हल है कि आप उनको डिवाइड कर दो, डिकम्पोज कर दो। यही हम बात कर रहे होते हैं कि बेसिकली जब इश्यूज आते हैं तो ये इस तरीके से हम कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें कि ए बी से हम डी ले रहे हैं, उस कैंडिडेट की को रख दें, उसमें से जो चीज़ें फाइंड करें उसको आप आसानी से वहाँ पे सिंपल रख दें एक रिलेशन के अंदर। अब जो उस कैंडिडेट की का जो पार्ट है जिस पे कोई नॉन प्राइम जो है डिपेंड कर रहा है, जैसे कि सी पे, और सी जो है उसका ये बॉस बनना चाह रहा है बी, तो आप इसको अलग टेबल के अंदर रख दें R2। तो क्या हुआ कि बी से हम सिर्फ सी ला के दिखा रहे हैं, तो उसको हम अलग ही रख दें और ये यहाँ पे एज ए प्राइमरी की काम कर रहा होगा, और यहाँ पे उससे हम जो है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मसला हल हो सकता है। मगर बात यह है कि हम कर कर क्यों रहे हैं कि यहाँ पर अगर बी जो है, बी से हमने सी फाइंड यहाँ में लेट्स सपोज फाइंड कर रहे हैं और ए बी से हमें डी मिल रहा है, तो ये अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैंडिडेट की के पार्ट पे अगर डिपेंड कर रहा है, पूरी होल पे नहीं कर रहा, तो मसला क्या है, मसला यहाँ पे ये आ सकता है कि सपोज हमारे पास है ये दो कॉलम्स ए बी, सही है। अब इस ए बी को थोड़ा सा हम पूरा मैंने टेबल नहीं बनाया सी डी के हिसाब से, जस्ट ए बी बता रहा हूँ कि सपोज हमारे पास ए बी जो है वो कैंडिडेट की है, और जब हम ए बी से डी फाइंड करना चाह रहे हैं, हमने कहा हमने दी वैल्यू ए बी की वैल्यू एक है नल और दूसरी बी की वैल्यू ए पड़ी, मगर एज अ होल इसको हम कंपोजिट की कह रहे हैं, तो ये चलेगा कि अगर कोई एक एट्रीब्यूट नल है तो खैर हो गई, हम फिर भी डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ऐसा ही अगर बी नल है और ए है और इसको होल एज अ होल हम कंपोजिट की जो सॉरी कैंडिडेट की मान रहे हैं, तो उससे हम डी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दोनों चीज़ें ये तो और भी स्ट्रॉन्ग हो गया, उससे हम जो है डिफाइन कर सकते हैं। मगर अब जब बात आए नल की, ठीक है, तो ये गलत होगा, दोनों में वैल्यू नहीं है तो फिर आप जो है नहीं डी को नहीं फाइंड कर सकते। यहाँ तक तो ठीक है, और ये जब हमने डिवाइड की उसको तो यहाँ इस फॉर्म में करा तो बिल्कुल सही। मसला कहाँ है, मसला ये है कि आप सी को डिपेंड कर रहे हो सिर्फ बी पे, कैंडिडेट की के पार्ट पे, और सपोज इसी को आप इसी फॉर्म में रख देते टेबल के अंदर और वहां पे आपको सी चाहिए, ठीक है, और सी चाहिए, और सपोज आप बी पे डिपेंड करते हो और रन टाइम पे बी नल हो गया, सपोज इस रो के अगेंस्ट कोई चीज चाहिए थी और आपने वैल्यू दी बी की, सी की वैल्यू ए बी के बेसिस पे मिलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है सिर्फ बी के बेसिस पे मिलेगी, और बी खुदा खासा बी नल हो गया, तो आप कभी भी सी नहीं ला सकते हो। ठीक है, तो ये इशू है बेसिकली। आई होप कि ये बात समझ आएगी। उसके बाद हम जो है सेकंड नॉर्मल फॉर्म की जस्ट एग्जांपल देख लेते हैं। वो था हमारा जस्ट ए बी सी के फॉर्म में, जिस तरीके से हम जो है वो देख रहे थे ए बी और जस्ट रिलेशन बना के। यहाँ पे एक्चुअल जो है हमारे पास एग्जांपल है, सपोज हमारे पास है एम्प्लॉय नंबर है, डिपार्टमेंट नंबर है, एम्प्लॉय नेम है और डिपार्टमेंट है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास है एम्प्लॉय नंबर, सपोज हमारे पास एम्प्लॉय नंबर और डिपार्टमेंट नंबर जो है कंपोजिट की है, ठीक है, एज कैंडिडेट की। अब यहाँ पर आप जो है एम्प्लॉय और
डिपार्टमेंट को आप कैंडिडेट की कंपोजिट की मान रहे हो। अब यहाँ पर ये है कि जब आप एम्प्लॉय नंबर और डिपार्टमेंट नंबर से आप जो है जब हम देंगे तो आप जो है उससे एम्प्लॉय नेम आसानी से ला सकते हो। ठीक है भाई, और ये चीज़ हो सकती है। अब दूसरी बात के यहाँ पर हम एम्प्लॉय नंबर के अगेंस्ट डिपार्टमेंट नंबर देख रहे हैं और वो हमें जो है एम्प्लॉय नंबर। एक और चीज़ इससे पहले कि हम जब टेबल की बात करते हैं तो टेबल के अंदर उस से टाइप से रिलेटेड डेटा होना चाहिए, ना कि दूसरी टाइप से रिलेटेड। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा इसको देखें। उसके बाद फिर यहाँ पे है कि ये दोनों कंपोजिट हैं और फिर उससे हम जो है ये लाना चाह रहे हैं। अब बात यहाँ पे हो रही थी नॉन प्राइम और प्राइम एट्रीब्यूट्स की। अब सपोज ये हमारे पास कैंडिडेट की है एम्प्लॉय नंबर और डिपार्टमेंट नंबर, जिसके बेसिस पर आप जो है एम्प्लॉय नेम ला रहे हो। सही है, एम्प्लॉय नेम भी ला रहे हो, डिपार्टमेंट जो है नेम भी ला रहे हो। अब ये हो गए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हो रही है हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट्स। भाई यहाँ पर जब बात आए कि ये आपका एक होल एज अ कैंडिडेट की है। अब ये जब आप इससे एम्प्लॉय नेम ला रहे हो ठीक है, मगर जब आप डिपार्टमेंट ला रहे हो तो उसके लिए आपको एम्प्लॉय नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही है, आपको ज़रूरत पड़ी है सपोज डिपार्टमेंट की, और डिपार्टमेंट की है क्या है प्राइम एट्रीब्यूट, और वो पार्ट है कैंडिडेट की का एज अ होल, उस जिसके अंदर एम्प्लॉय नंबर भी आता है। मगर आपको डिपार्टमेंट चाहिए तो डिपार्टमेंट आप डिपार्टमेंट नंबर से भी ला सकते हो। ठीक है, अब नंबर से ला सकते हो तो फिर ये मसला यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी आ रही है कि नॉन प्राइम जो है वो डिपेंड कर रहा है कैंडिडेट की के पार्ट पे, ना कि पूरी होल कैंडिडेट की पे। तो ये मसला सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ये चीज़ नहीं है। एक फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तो भाई कोई मल्टी वैल्यूड नहीं है यहाँ पे। और दूसरा सेकंड हमारे पास पार्शियल डिपेंडेंसी है, जैसे हमने देखा, तो उसको जो है रिमूव करने के लिए हमको मजीद डिकम्पोज करना पड़ेगा। ये हमारी वैसे रहेंगे तो कॉलम्स जैसे हमें पीछे देखा था हमने, और फिर उसमें से जो चीज़ हम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एम्प्लॉय नेम ला रहे थे उसको हमने यहाँ पे रख दिया। अब जो है जहाँ पर किसी पार्ट पे डिपेंड करता है, सही है, कैंडिडेट की के पार्ट पे, वो कौन सा डिपार्टमेंट नंबर पे डिपेंड कर रहा है डिपार्टमेंट, तो इनको वाई नॉट के हम अलग जो है रख दें। ये अपनी टेबल का जो है वो प्राइमरी की बन जाए और वहाँ पे जो है एज अ बॉस काम करे, उससे हम जो है आसानी से ले आ सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली सेकंड नॉर्मल फॉर्म को आप डिवाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। देन उसके अंदर ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने कहा था अगर ए दें उससे बी हम फाइंड कर सकते हैं और बी से हम सी फाइंड कर सकते हैं, तो ए से हम सी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब वो कैसे, सपोज ए बी सी है, रिलेशन हमारे पास ए से बी मिल रहा है, बी से सी मिल रहा है, और उससे हमें जो क्या होगा ए से डायरेक्टली हमें सी मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखें और एक दूसरा रिलेशन एग्जांपल देख लेते हैं। रिलेशन है, उसके अंदर हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स हैं और वहाँ पर हमारे पास ए बी जो है वो कैंडिडेट की है सपोज, और हमारे पास ए बी से हम सी ला रहे हैं। सही है, यहाँ पर ऐसी कंडीशन है सी जो है हमारे पास नॉन प्राइम है और ये ए बी हमारे पास प्राइम है, डी भी हमारे पास जो है वो नॉन प्राइम है। अब ए बी से हमें सी मिल रहा है और सी से हम डी फाइंड कर रहे हैं। सही है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। और यहाँ पे आप देखें ए बी से कहीं पे भी आप डी पे नहीं जा रहे हो, डी आप नहीं फाइंड कर सकते हो। अगर ए बी का क्लोजर सेट लें तो ए बी से हम ए बी सी डी सारे फाइंड कर पा रहे हैं, मगर ए बी से सी की तरफ जा रहे हैं और सी से हम डी फाइंड, तो यहाँ पर बेसिकली प्रॉब्लम आती है। और फिर आप जब उसको डिवाइड कर रहे होते हैं तो फिर आप डिकम्पोज करेंगे मीन्स कैसे कि ए बी जिस कैंडिडेट की है वो वैसे ही रहेगी और उससे उस पर जो डिपेंड कर रहे हैं उसको भी वैसे रख दें, और सी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास ये चीज़ है सी, सी क्या है, सी से हम डी फाइंड
कर रहे हैं, ना कि ए बी से हम डिफाइन कर रहे हैं। तो उसको हम जो है मजीद, ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और इससे हम जो है कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फाइंड करना चाह रहे हैं उसको यहाँ पे, मगर यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए कि हम प्राइम एट्रीब्यूट से नॉन प्राइम, यहाँ प्राइम एट्रीब्यूट फाइंड कर रहे हैं, मीन्स प्राइम एट्रीब्यूट सॉरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फाइंड कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन प्राइम से नॉन प्राइम फाइंड हो रहा है, तो ये गलत है। तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि आप उसको जिस चीज़ से आप दूसरी चीज़ को फाइंड कर रहे हैं उसको आप यहाँ पे रिलेशन 2 के अंदर रख देंगे और उससे आप जो है डी मजीद डी को फाइंड करेंगे, जो कि नॉन प्राइम एक और एट्रीब्यूट होगा। अब यहाँ पर अगर एग्जांपल में देखें तो सपोज हमारे पास एम्प्लॉय नंबर है, सैलरी नंबर, स्लिप नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी, ये 4 कॉलम है। अब यहाँ पर देखें एम्प्लॉय नंबर से मैं सैलरी स्लिप नंबर फाइंड कर सकता हूँ और उसी सैलरी स्लिप से देखें उसी एम्प्लॉय नंबर से मैं एम्प्लॉय का नेम भी फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम कह रहे हैं कि जिस चीज़ ए बी से हम कोई चीज़ फाइंड करें, ठीक है, और सी डी से हम जो है वो बेसिकली ए बी से हम सी फाइंड कर रहे हैं और सी से हम डी फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे बात ये है कि आप जब एम्प्लॉय नंबर से सैलरी स्लिप जो है वो नंबर फाइंड कर सकते हो और सैलरी स्लिप नंबर से आप जो है एम्प्लॉय नेम फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर और एम्प्लॉय नंबर से भी हम जो है एम्प्लॉय नेम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक देखें एक चीज़ हो रही है कि जो एम्प्लॉय नंबर है वो हमारा क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट है, और बाकी हमारे पास जो है वो नॉन प्राइम है। और जब हम अच्छा, इससे पहले एक और मैं चीज़ यहाँ पे आपको बता दूँ, ये चीज़ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती क्या है। FD from alpha to beta is called transitive if alpha and beta belongs to non-prime attribute। अगर जो आपके अल्फ़ा और बीटा हैं वो दोनों नॉन प्राइम जो है वो से बिलोंग करते हैं, तो वे बेसिकली ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी उसको कह रहे होते हैं। तो अच्छा, यहाँ पर बात यह है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है वो क्या है कि ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि आप जो है एम्प्लॉय नंबर से सैलरी स्लिप नंबर फाइंड कर रहे हो, फिर उसके बाद फिर इसी एम्प्लॉय नंबर से आप जो है एम्प्लॉय नेम भी फाइंड कर रहे हो। मगर यहाँ पर जिस तरीके से कि हम कहें कि भाई हमने सैलरी नंबर को जो है स्लिप नंबर को फाइंड कर लिया और नेम को भी फाइंड कर रहे हैं, अगर हम चाह रहे हैं कि हमें एम्प्लॉय सैलरी भी चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय से आप जो है सैलरी स्लिप नंबर नॉन प्राइम लेकर आ रहे हो और ये भी नॉन प्राइम है और ये भी नॉन प्राइम है, ये चीज़ें ला के तो दे रहे हो, एम्प्लॉय नंबर से ये मिल गया। अब इस सैलरी स्लिप के नंबर के बेसिस पर आप जो है क्या कर रहे हो, ये चीज़ सैलरी मुझे बता सकते हो। मैंने कहा सैलरी नंबर, सैलरी स्लिप नंबर के बेसिस पर मुझे सैलरी बता दो। तो यहाँ पे इशू आ रहा है कि प्राइम एट्रीब्यूट तो ये है, वहाँ से आप जो चीज़ फाइंड कर रहे हो वो आपका सपोज यहाँ पे सी है, यहाँ पे दोनों दो नहीं है हमारे पास, सपोज ए है, ये ए है और हमारे पास है दूसरा कॉलम है सपोज हमारे पास सी और डी सपोज इस तरीके से और ई। अब यहाँ पे मैं अगर इसके साथ अगर मैप करूँ तो फिर ये है कि एम्प्लॉय जो है उससे हम जो है सैलरी नंबर फाइंड कर रहे हैं, तो ये सैलरी नंबर नॉन प्राइम है और उससे हम जो है सैलरी फाइंड कर सकते हैं, जो कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो कहता है वाई नॉट के एम्प्लॉय नंबर से हम सैलरी नंबर फाइंड कर सकते हैं, एम्प्लॉय नंबर से एम्प्लॉय नेम फाइंड कर सकते हैं, तो हम उनको अलग टेबल में रख दें और फिर अब देखें ये हो मुमकिन ही नहीं है कि नॉन प्राइम के बेसिस पर आप जो है प्राइम एट्रीब्यूट को सॉरी नॉन प्राइम के बेसिस पर नॉन प्राइम को लाएं। तो फिर क्या करेंगे, सैलरी स्लिप जो चीज़ जिस चीज़ से हम दूसरी चीज़ ला रहे हैं जो एम्प्लॉय नंबर से हम नहीं ला सकते, तो फिर उसका क्या करें, फिर आप उसको अलग टेबल में रख दो और उस चीज़ को आप उसका बॉस बना दो, वहाँ पे प्राइमरी की कर दो। तो यहाँ पर सैलरी स्लिप जो है वो यहाँ पे प्राइमरी पिक बन गया और जैसे कि यहाँ पे सी था जिससे हम डी ला रहे थे, मगर वो डायली हम एम्प्लॉय से नहीं ला रहे थे। देखिए डोमेन टाइप का होना लाजमी है कि किस टाइप से हम जो है वो चीज़ करें। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो पॉसिबिलिटी है कि रिडंडेंसी आ सकती है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे भी हमारे पास मसला आ सकता है कि अगर डेटा नल हो जाए, ठीक है, तो फिर वो इशू हो जाएगा कि वो
बेसिकली, और ये भी होल्ड नहीं करेगा कभी जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो नल हो जाए तो आप डी कभी भी फाइंड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उसको आप अलग टेबल में रखेंगे। उसके अलावा हमारे पास दूसरा जो है वो BCNF जो है वो कोड नॉर्मल फॉर्म आता है, जिसके अंदर हम बेसिकली चीज़ें देख रहे होते हैं। यहाँ पर है, ये जो है हायर वर्जन है थर्ड नॉर्मल फॉर्म का, और इसके अंदर जो है बेसिकली के हम कहेंगे ये BCNF में तब जो हो सकती है टेबल जब ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। सबसे पहले तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, एक बात तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, और फिर उसके बाद जो है हमारे पास दूसरी कंडीशन है कि फॉर एनी डिपेंडेंसी फ्रॉम ए देयर इज अ डिपेंडेंसी टू बी, ए शुड बी अ सुपर की। ये बॉयज़ का दूसरी रिक्वायरमेंट है, सेटिस्फाई होंगी तो वैलिड है, अदरवाइज नहीं। या हम ये कह सकते हैं, इट मीन्स दैट अगर ए से बी की तरफ डिपेंडेंसी है, ए डिटरमाइंस बी, और ए के नॉट बी ए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ए जो है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए इफ बी इज ए प्राइम एट्रीब्यूट। देखिए, प्राइम हो कोई इशू नहीं है, मगर ए अगर आपका नॉन प्राइम है जब आपका बी प्राइम हो, ठीक है, तो फिर इशू है। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ए नहीं हो सकता जब आपका बी जो डिटरमाइन कर रहे हो वो प्राइम हो। तो इस कंडीशन में फिर क्या होगा, आप देखें इस तरह, इसमें भी देखें कि ए और बी जो है हमारे पास कैंडिडेट की है जिससे हम जो है सी फाइंड कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये मगर यहाँ पे इसने कहा है कि अगर बी इज ए प्राइम, अगर आपका बी प्राइम है, सही है, और तो ए जो है आपका नॉन प्राइम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखें, ए बी जो है हमारे पास प्राइम है, उससे हम नॉन प्राइम लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये ठीक है यहाँ तक। मगर सी जो नॉन प्राइम है उससे हम वापस प्राइम लेकर आ रहे हैं, ये गलत है। ये कह रहा है ना बी इज ए प्राइम नंबर, तो बी जो है, बी मीन्स जो फाइंड कर रहे हैं, सही है, तो यहाँ से हम जो फाइंड कर रहे हैं वो अगर प्राइम है तो ए का नॉन प्राइम अगर हुआ, ए अगर नॉन प्राइम हुआ तो इशू है। तो मीन्स यहाँ पे लाजमी है कि आपका जो है नॉन प्राइम से आप प्राइम की तरफ जा रहे हो, प्राइम को फाइंड कर रहे हो, तो ये जो है फिर मसला हो जाएगा, फिर ये बायस को जो है होल्ड नहीं करेगा। तो इसके लिए ये चीज़ कहता है कि यहाँ पर ए बी से आप सी जा रहे हो, मगर सी आपका क्या है, नॉन प्राइम है, और बी आपका प्राइम है, तो आप सी से नॉन प्राइम से प्राइम फाइंड कर रहे हो। मगर अगर आपका प्राइम ये नहीं होता तो फिर दूसरी बात थी। मगर जब आपका सी जो है जहाँ से आप जो है इस ये चीज़ इस पे डिपेंड कर रही है, और जिस पे डिपेंड कर रही है वो नॉन प्राइम है, तो यहाँ पर बेसिकली इशू है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखें, सपोज हमारे पास है स्टूडेंट आईडी है, सब्जेक्ट है, और प्रोफेसर है, और ये हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि सपोज स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट आईडी जो है वो प्राइमरी की बना रहे हैं, ठीक है, और दूसरी प्रोफेसर जो है वो एक ही सब्जेक्ट टीच करता है, मगर एक सब्जेक्ट जो है वो मल्टीपल टीचर प्रोफेसर भी पढ़ा सकते हैं। ये जो है कंडीशंस हैं, ये ध्यान में रखते हुए इसको हम मज़ीद देखते हैं। देयर इज अ डिपेंडेंसी। अब देखें, इसका मतलब है जब एक सब्जेक्ट बहुत सारे प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं, इट मीन्स कि वो यहाँ पे प्रोफेसर और सब्जेक्ट के दरमियान जो है डिपेंडेंसी है। सही है कि सब्जेक्ट जो है डिपेंड कर रहा है प्रोफेसर के नेम पर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमारी जो टेबल है वो BCNF फॉर्म में है कि नहीं है, तो BCNF फॉर्म के लिए हमने कहा था कि BCNF के लिए थर्ड नॉर्मल फॉर्म होना लाजमी है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कहीं पे जो हम जो डिपेंडेंट है जिसको डिटरमाइन करना चाह रहे हैं वो एट्रीब्यूट प्राइम तो नहीं है। सही है, तो अब यहाँ पे देखते हैं ये BCNF में क्यों नहीं है। स्टूडेंट आईडी सब्जेक्ट आईडी प्राइमरी की है, उसका मतलब है सब्जेक्ट जो है, देखें
वो भी प्राइमरी की प्राइम एट्रीब्यूट है पार्ट है किसका, सब्जेक्ट जो है वो प्राइमरी की का पार्ट है। हमने पहले भी देखा है कि प्राइमरी की या जो बाकी कीज़ें हैं जो एक से ज़्यादा भी कॉलम पे मुश्तमिल हो सकती है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हमारे पास है सब्जेक्ट भी खुद क्या है, प्राइम है, एट्रीब्यूट है, जिसके मदद से ही हम जो है नॉन बाकी कॉलम्स को हम लेकर आ रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, इस कंडीशन पे देखें, एक जो है प्रोफेसर जो है, एक सब्जेक्ट जो है मल्टीपल प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। इट मीन्स के यहाँ पे डिपेंडेंसी, और डिपेंडेंसी कैसी है कि प्रोफेसर के बेसिस पर हम जो है सब्जेक्ट ला के दिखा सकते हैं। सही है, मीन्स सब्जेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन अ प्रोफेसर। सो ये सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, प्राइम है, और प्रोफेसर जो है वो नॉन प्राइम है। तो यहाँ पर कैसे हो सकता है कि प्राइम जो है वो डिपेंड करता हो नॉन प्राइम पे, जो कि BCNF जो अलाउ नहीं करता। तो यहाँ पे वो बेसिकली इस तरीके से हम कहेंगे ये टेबल जो है BCNF फॉर्म में नहीं है। तो उसको जब BCNF फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उस टेबल को मजीद डिवाइड करेंगे। कैसे भाई, स्टूडेंट आईडी कौन से जो है वो प्रोफेसर जो है टेबल सॉरी प्रोफेसर के पास पढ़ रहा है, और वो कौन सा सब्जेक्ट है। देखें एक सब्जेक्ट जो है मल्टीपल प्रोफेसर भी पढ़ा सकते हैं। तो हमने क्या करा, उस टेबल को स्टूडेंट आईडी एक स्टूडेंट टेबल में डिवाइड कर दिया, जिसके अंदर स्टूडेंट दे दिया, उसके अलावा हमने प्रोफेसर टेबल दे दिए। अब प्रोफेसर टेबल के अंदर देखें, एक प्रोफेसर जो है वो जावा पढ़ा रहा है, और दूसरा जो है पी जो है वही प्रोफेसर, सॉरी यहाँ पे प्रोफेसर जो है दूसरा प्रोफेसर वो क्या कर रहा है, हम C++ पढ़ा रहा है। तो इस तरीके से इस चीज़ से हम जो है अवॉइड कर सकते हैं, और BCNF का जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है वहाँ पे, कि जहाँ पर सब्जेक्ट जो था वो प्राइम एट्रीब्यूट था, और सब्जेक्ट हम डिपेंड कर रहा था नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे, मीन्स प्रोफेसर पे। तो यहाँ पर वो BCNF की जो है वो वायलेट कर रहा था, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से वैलिड नहीं था। और ये बेसिकली इस तरीके से यहाँ पे BCNF को सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पर आप अगर आप देखें तो ऐसा नहीं हो रहा कि अब PID जो है वो कोई ना कोई यहाँ पे प्राइमरी की है, और जो कि हमें सब्जेक्ट फाइंड करके ला के दे देगी। अब ये नहीं है कि प्रोफेसर के बेसिस पर डिवाइड कर दिया एक टेबल के अंदर नहीं है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और यहाँ तक था हमारा, और जो भी हम नॉर्मल फॉर्म्स हमने चारों देखे, जिसके अंदर वो बेसिकली क्या क्या टाइप्स हैं, एग्जांपल्स के साथ से देख लिया। उम्मीद है कि आपको जो है चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।